द रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका। बस देखते रहो और सीखते रहो। ओके, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा क्योंकि आपने कहा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के केसेस भी बहुत होते हैं, तो क्या भारत में ये जो डेटिंग एप्स का कल्चर आया है, आई थिंक शहरों में हर कोई डेटिंग एप्स को यूज करता है या एटलीस्ट एक बार तो यूज किया है लाइफ में। हर किसी को पता है कि टिंडर, हिंज, बम्बल, राया, ये सारे डेटिंग एप्स होते हैं। कहते हैं कि डेटिंग एप्स के कल्चर की वजह से एसटीडीज भी बढ़ रहा है क्योंकि हुकअप कल्चर बढ़ रहा है। आपने नोटिस किया या पहले से एसटीडीज इतने ही थे? देखो, डेटिंग ऐप्स से पहले भी सेक्स हो रहा था जी। और डेटिंग ऐप्स के बाद थोड़ा सेक्स फाइंड करना इजी हो गया, मैं ये मानूंगा। एसटीडी हमेशा से रहे थे। तो जब मैं एमबीबीएस कर रहा था, 14 साल हो गए, तब तो डेटिंग ऐप्स नहीं थे। 15 ईयर्स हो गए। 2008 2009 2009 तब हमारा पोस्टिंग लगता था विलेजेस में, गाँव में, कम्युनिटी आउटरीच में। तब भी एसटीडी के क्लिनिक भरे रहते थे। तब भी 50, 60, 70, 80 पेशेंट देखते थे। पर एसटीडीज आते कहाँ से? एसटीडी आते हैं, एसटीडीज एक बहुत ब्रॉड टर्म है जी। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में एचआईवी भी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में गनोरिया भी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में लाइस या स्कैब्स भी है। ओके। तो हाइजीन इश्यूज ज़रूरी है, ठीक है, इंटीमेट हाइजीन इश्यूज ज़रूरी है। प्लस मोस्टली एसटीडी आएगा तो मल्टीपल पार्टनर्स। भाई अगर दो लोग आपस में एकदम क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल कमिटेड है और कहीं और सेक्स नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली एसटीडी कहाँ से आएगा, ठीक है। पर अगर कोई ना कोई इसमें से एक पार्टनर अगर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ है तो एसटीडी का चेन वहीं से स्टार्ट होता है, वहीं से स्प्रेड करता है। पर शुरुआत कैसे होती है एसटीडीज की? मतलब आपको मान लो किसी से एसटीडीज हुए हैं, उनको भी किसी से हुए होंगे, बिल्कुल। तो वो शुरुआत कहाँ से होती है? तो बेसिकली एसटीडी कई बार एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी आदमी को एसटीडी है तो 50% ऑफ द टाइम्स वो सिम्टम नहीं दिखाएगा या सिम्टम वो इग्नोर कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन एसटीडी यूथराइटिस है। यूथराइटिस मतलब कि जो पेशाब की नाली है उसमें इन्फेक्शन होना, वहाँ से पस आना, ठीक है। तो जब तक बिल्कुल फ्रैंक पस नहीं आएगा या बहुत ज़्यादा जलन नहीं होगा तब तक आदमी इलाज नहीं कराता, ठीक है, वो उसको इग्नोर करेगा। यूथराइटिस, गनोरिया हो गया, नॉन गोनोकोकल यूथराइटिस हो गया, ये ब्रॉड टर्म्स है। पर मोटा मोटा ये है कि पेशाब का जो नली है उसमें इन्फेक्शन हुआ और उस वजह से पेशाब में जलन है और पेशाब में सफ़ेद या गंदा पानी आता है। पर कई बार इतने कम क्वांटिटी में आता है कि वो आदमी इग्नोर करता है, ठीक है। और उसने फॉर एग्जांपल आज सेक्स किया ए के साथ और उसने हफ्ते बाद सेक्स किया बी के साथ और हफ्ते बाद सेक्स किया सी के साथ, तो अब उसने ए से उसको इन्फेक्शन हुआ और वो बी और सी को देके आ गया। डी पे जाने से पहले उसने इलाज करा लिया तो अब डी सेफ हो गया, पर अब बी और सी दो कैरियर्स है, ठीक है। और विमेन में ये इन्फेक्शन दब जाते हैं क्योंकि विमेन में वजाइना और यूरेथ्रा, मेन में सेक्सुअल ऑर्गन सेम है, पेशाब का रास्ता और सीमन का रास्ता कॉमन है। लेडीज़ में पेशाब का रास्ता और सेक्स का रास्ता अलग अलग है। तो अब बी और सी लेडी जो थी उनके अंदर वो इन्फेक्शन है पर उनको सिम्टम नहीं है। अब सपोज बी ने सेकेंड मैन तो सेकेंड में आ गया। तो जैसे इमेजिन कि अगर एक मल्टीपल रिलेशन चल रहा, कितनी रैपिडली ये एसटीडी स्प्रेड होंगे। मेरे पास दो दोस्त आए, बेस्ट फ्रेंड्स विद द सेम इन्फेक्शन, ठीक है, दो दोस्त सेम इन्फेक्शन, ठीक है। उससे चला पता कि उनका गर्लफ्रेंड वाज विद बोथ ऑफ देम। तो दे फिगर्ड आउट कि चीटिंग हो रहा है। दे वर स्लीपिंग विद द सेम गर्ल एंड दे डिड नॉट नो एंड दे आर बोथ बेस्ट फ्रेंड्स। वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम दोनों को सेम प्रॉब्लम है, ये कैसे हुआ? हमारा बाथरूम गंदा है शायद। मेरा बाथरूम गंदा नहीं है, जो लड़की तुम सो रहे हो वो सेम है। तो दैट इज हाउ दे कॉट। तो एसटीडी स्प्रेड वेरी रैपिडली क्योंकि दे आर हाईली इन्फेक्शियस, एकदम पकड़ते हैं एंड सिम्टम्स टेक टाइम टू कम। उस दौरान में अगर आप मल्टीपल पार्टनर से सेक्स कर रहे हो तो स्प्रेड करेगा। सारे एसटीडीज क्योरेबल होते हैं? नहीं, तो कुछ एसटीडीज़ है जो नहीं क्योरेबल है। इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल एचआईवी है, एचआईवी एड्स। सो वो भी एसटीडी है, वो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है और एचआईवी एड्स क्योरेबल नहीं है, पर हाँ आज के दिन अच्छी दवाइयाँ है तो कंट्रोलेबल है। तो एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स पूरी ज़िंदगी जी सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, पर दवाई खाना पड़ेगा, ठीक है। हेपेटाइटिस बी है जो लिवर इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, वो भी क्योरेबल नहीं है पर वो भी एसटीडी है। मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड लिवर इन्फेक्शन? यस। तो हेपेटाइटिस बी एक वायरस होता है। आपको सुना है पैमला एंडरसन? जी। तो पैमला एंडरसन गॉट हेपेटाइटिस सी फ्रॉम हर पार्टनर बट बिकॉज दे वर शेयरिंग निडल्स, ड्रग्स, राइट, बट इट कुड ऑल्सो हैव बीन ट्रांसमिटेड सेक्सुअली। तो हेपेटाइटिस वायरस का एक कैटेगरी है जो सेक्स से ट्रांसमिट हो सकता है, जिसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दो वायरसेस है। अगेन तो
दे कैन कॉज लिवर कैंसर, दे कैन कॉज लिवर हेपेटाइटिस, दवाई लेना पड़ता है, बट दे आर ट्रांसमिटेड सेक्शुअली। पर मेजॉरिटी ऑफ द एसटीडीज कैन बी ट्रीटेड और क्योर्ड दवाइयों से। ओके ये जो लाइफ लॉन्ग एसटीडीज होते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी और एड्स, HIV, एक HPV भी होता है। HPV इज ऑल्सो वायरस जो वॉट्स करता है, एचपीवी क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ओके तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कॉजेज वॉट्स। वॉट्स मतलब कि दाने बन जाते हैं जनानांग पे, मेल के या फीमेल के, और ये कल को जाके कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो इट इज़ अ कार्सिनोजेनिक STD। तो ये भी लाइफ लॉन्ग रहता है, इसके लिए भी फिर उसका वॉट्स निकालना और उसका प्रॉपर क्योर ज़रूरी है। इस पूरे सिचुएशन का समाधान ये है कि आपको रेगुलरली एसटीडी के चेकअप्स करने चाहिए ना? इसका समाधान है कि जब तक कि आप बिल्कुल श्योर नहीं है कि आपका पार्टनर आपसे कमिटेड है, आप कॉन्डोम यूज़ कीजिए। तो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट STDs इज़ टू वेयर अ कॉन्डोम। अगर आप कॉन्डोम पहन रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो आपको STD ना होगा, ना आप सामने वाले को दोगे, ना आप उनसे लोगे। ठीक है, बेयर बैकिंग का जो रिचुअल चला है आज के दिन, मतलब कॉन्डम के बिना कॉन्डम के बिना सेक्स बहुत प्लेजरेबल मान के जो सेक्सुअल प्रेवलेंस चल रहा है, वो प्रॉब्लम की जड़ है। सेक्स गलत नहीं है, ठीक है, आप कंसेंशुअल सेक्स, म्यूचुअली कंसेंशुअल सेक्स कर रहे हैं, करिए जी। ठीक है। बट जब तक आपको नहीं पता कि आपका पार्टनर कमिटेड है और आप और वो दोनों एक दूसरे से कमिटेड है, तब तक कॉन्डोम यूज़ ज़रूरी है। आपके लिए सेफ़ है, आपके फ्यूचर के लिए सेफ़ है, ठीक है। और हो सकता है कि आप आजकल देयर समथिंग कॉल्ड एज प्री मैरिटल चेकअप बहुत चल रहा है। तो हो सकता है कि आपकी पास हिस्ट्री रही हो और आप अभी कैरियर हो किसी बीमारी के, तो चेकअप करके अगर आप कंफर्म कर ले कि आपको बीमारी नहीं है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अगर बीमारी होती है तो लोग क्या करते हैं? शादी नहीं करते, शादी नहीं करते? कई बार तो रिश्ते टूट जाते हैं। अगर आज के दिन एक आदमी के लिए एक्सेप्ट करना कि मेरी वाइफ का पहले रिलेशन था, इंडिया में पैराडॉक्स है, हर आदमी को सेक्स चाहिए शादी से पहले और हर आदमी को वर्जिन चाहिए। तो वो जो नॉन वर्जिन है वो कहाँ जाए, वो अभी समझ नहीं आता। तो विमेन सेक्सुअली एक्टिव है, वो आज के इंडियन मेल्स नहीं एक्सेप्ट कर पाते, ठीक है, पर हर इंडियन मेल को शादी से पहले सेक्स चाहिए, ठीक है। तो ये पैराडॉक्स है हमारी कंट्री का। तो आई डोंट नो सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन है इसका, बट अगर किसी आदमी को चल जाए पता कि उनकी वाइफ को HPV है या उनकी वाइफ को कोई STD है, तो दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि भाई मेरी वाइफ ने सेक्स किया है मेरे से सेक्स किया पेट से पहले। तो कई बार हमें बहुत सेंसिटिवली हैंडल करना पड़ता है इसको। हमारी OPD में, क्लिनिक्स में हम कई बार नहीं डिस्क्लोज करते पेशेंट को कि भाई हम इसको रखते हैं, वी कीप इट प्राइवेट, ताकि उनका रिलेशन ना ख़राब हो जाए, ठीक है। बिकॉज आदमी की ईगो हट हो जाती है, एंड ईगो हट हो जाती है तो फिर वो रिश्ता ख़राब हो जाता है। हो सकता है कि बहुत अच्छा रिश्ता हो, घर वालों ने चूज़ करा हो, हर चीज़ मैच कर रही हो, पर वो एक पॉइंट पे कई बार पूरा रिश्ता ख़राब हो जाता है। तो कई बार हम चीज़ को प्राइवेट रखते हैं, या हम लेडी से अलग से प्राइवेट। वैसे भी इंडिया में सेक्सुअल डिजीज़ डिस्कस करना प्राइवेसी होती है। तो कभी भी तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, अगर आप प्री मैरिटल चेकअप करना चाह भी रहे हैं तो कीप इट अ सीक्रेट फ्रॉम योर पार्टनर। कपल को साथ में बैठ के ज़रूरत नहीं है, अलग अलग अपना चेकअप करा के अपनी प्राइवेट लाइफ को अलग रखेंगे तो अच्छा है। आपने कभी किसी कपल के सामने बैठकर एक बहुत गंदा झगड़ा देखा है क्या? बहुत देखे, चलते रहते हैं, ये पार्ट है। बिकॉज आप जब इस एरिया में काम करते हो, जब एंड्रोलॉजी में करते हो जी, तो हर तरह के लोग आएंगे, हर तरह के कपल्स आएंगे, फैमिलीज आती है साथ में, बेटे का जो लड़का है उसके फादर मदर भी आते हैं, लड़की के फादर मदर भी आते हैं, और वो बोलते हैं डॉक्टर साहब आप बताओ क्या करना है। पूरा फैमिली ड्रामा होता है हाँ, एसटीडीज की वजह से, STDs की वजह से, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की वजह से सेक्स प्रॉब्लम्स बहुत होता है। तो वाह, OPD में झगड़ा चल रहा होता है, फिर सबको चाय पिलाओ, कॉफ़ी पिलाओ, बैठाओ भाई, शांति रखो, मेरे को बात तो करने दो। लेडी जो हस्बैंड की मदर इन लॉ है, वो हस्बैंड को सुना रही है, और जो हस्बैंड का जो फादर है वो बेटी को कोस रहा है, ठीक है। तो अब वो झगड़ा चल रहा है, पूरा एक फुल ड्रामा चल रहा है, उसमें दहेज की बात भी हो रही है, उसमें डाइवोर्स की बात भी हो रही है, उसमें पुलिस की बात भी हो रही है, ठीक है, पूरा एकदम मतलब। और OPD में चल रहा है, बाहर 50 मरीज बैठे हुए सुन रहे हैं, जो से बातें चल रही है, तो सबको लगता है कि डॉक्टर साहब ने गलत इलाज कर दिया क्या, जो इतनी लड़ाई चल रही है। फिर उनको समझाओ, नहीं शांति रखो, सॉल्व हो जाएगा, देखते हैं। फिर लड़के तो आई बिकम अ अनविलिंग काउंसलर, मतलब ज़बरदस्ती को कि अब क्या करें, अब आ गए हैं तो उनको समझाना ही पड़ेगा। तो समझाओ, शांत करो, उसको समझाओ, इसको समझाओ। फिर वो कहते हैं आप गारंटी लो कि ये ठीक हो जाएंगे दोनों। अब आप कैसे करोगे? बट देन जब आप देखते हो बच्चों को, आपको लगता है कि नहीं ये कपल जो है ये सूटेबल है, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग इनकी शादी इतनी रॉकिंग
तो देन एज अनविलिंग काउंसलर यू से कोई बात नहीं, हम मैनेज करेंगे, इसको भेजो मेरे पास, इसको भेजो मेरे पास, देखते हैं। एंड 90% टाइम्स चीज़ें ठीक हो जाती है, बेटर हो जाती है। थोड़ा सा ठंडा करने की ज़रूरत पड़ती है, पर कई बार नहीं भी होती है। तो कई बार मेरे पास समन आता है कोर्ट से कि उन्होंने डाइवोर्स फाइल कर दिया है, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। आपने कोई पेपर लिख के दिया हुआ है उसमें कि ये हस्बैंड इज़ ओके, या हस्बैंड की कोई रिपोर्ट्स है या दवाई आपने लिखी हुई है, तो आपने क्यों लिखी थी? बिकॉज इन इंडिया नॉन कॉन्ज्यूमेशन ऑफ मैरिज इज ऑल्सो ग्राउंड फॉर डाइवोर्स और एनुलेशन ऑफ मैरिज। क्या? इंडिया जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में सेक्स नहीं होता है तो द मैरिज कैन बी एनल्ड। मतलब डिवोर्स हो सकता है? डाइवोर्स नहीं, एनल्ड मतलब मैरिज हुई नहीं। डाइवोर्स होता है, लॉ है, इंडियन लॉ है। तो उसमें हमें एक्सपर्ट ओपिनियन बुला के पूछा जाता है कि भाई इज़ द मैन इंपॉर्टेंट। तो अगर नई शादी है और हस्बैंड वाइफ मतलब अगर पेरेंट्स चाहिए, डाइवोर्स नहीं चाहिए, एनलमेंट ऑफ मैरिज चाहिए, तो उसमें एन एक्सपर्ट ओपिनियन दैट दी हस्बैंड इज़ इम्पोर्टेंट, कि हस्बैंड जो है वो इम्पोर्टेंट है या वो सेक्स नहीं कर सकता जी, दैट कैन बी अ ग्राउंड्स फॉर एनलमेंट ऑफ मैरिज। तो इसलिए कई बार एंड्रोलॉजिस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं कोर्ट केसेस में। क्योंकि कभी कभी फॉल्स एक्यूजेशंस होते हैं। बहुत बार होते हैं, बहुत बार होते कितने परसेंटेज एक्यूजेशंस फॉल्स होते हैं आपके एक्सपीरियंस? हैं। फॉल्स नहीं होते हैं मेरे हिसाब से, ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अब फॉर एग्जांपल अभी पीछे देयर वाज एक कपल था, हस्बैंड का शादी का बिल्कुल इच्छा नहीं था। मतलब उसका पहले रिलेशन था किसी से, ज़बरदस्ती शादी कराया। ओके, अब उसको इस लेडी से सेक्स करना ही नहीं है, उसको इस लेडी से इच्छा ही नहीं होता है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो सेक्स कर सकता है पर उसको इस लेडी से सेक्स नहीं करना है, क्योंकि उसको उससे अट्रैक्शन नहीं है, या उसको उससे गुस्सा है, या घर वालों ने फोर्स किया हुआ है, या जो भी रीज़न कह लो। तो आप कैसे एज अ डॉक्टर बोलोगे वो इम्पोर्टेंट है? इंपॉर्टेंट तो नहीं है, सेक्स कर सकता है, पहले भी किया है, उसकी गर्लफ्रेंड रही है, उसने एक बच्चे का अबॉर्शन भी कराया शादी से पहले, ठीक है, पर अब उस पर केस चल रहा है कि वो इंपॉर्टेंट है। तो हाउ विल अ डॉक्टर जज दिस? डॉक्टर क्या करेगा इसमें? मैं क्या स्टेटमेंट दूंगा? मैं तो ये बोलूँगा डॉक्टर की एग्जामिनेशन से और टेस्ट से ये आदमी नॉर्मल है, ठीक है, कोर्ट को ये देना पड़ेगा, ठीक है। पर वो वाइफ कह रही है कि नहीं, मैं 6 महीने साथ रह रही हूँ, मेरे को छेड़ते ही नहीं, टच भी नहीं करते, मेरे पास आते भी नहीं है, ठीक है। तो वाइफ भी ठीक है, वाइफ के हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट है और मेडिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इट इज़ नॉट माई जॉब, वो कोर्ट देखे। और आपके पास पेपर्स लेकर कौन आता है? दोनों ही आते हैं, लॉयर्स आते हैं या मल्टीपल है। कई बार समन आता है पुलिस से, कभी वाइफ के घर वाले आते हैं। बट एज अ डॉक्टर हमारा एक और है, हमने एज अ डॉक्टर्स हम देयर समथिंग कॉल्ड एज प्राइवेसी हिपोक्रेटिक ओथ। आज फॉर एग्जांपल आप सपोज मेरे पेशेंट है जी, तो आपकी पर्सनल लाइफ और मेडिकल फाइल एक सीक्रेट है जो सिर्फ मेरे और आपके बीच में है। तो आई कैन नॉट डिस्कस आपका केस विद समबडी एल्स। तो कई बार वाइफ की फैमिली आती है कि हमारा जो जमाई है या सन इन लॉ है, इसको क्या प्रॉब्लम है। आई कैन नॉट से, इवन दो वाइफ भी आ जाए खुद को नहीं बता सकता मैं, बट दैट इज़ अ ट्रीटमेंट बिटवीन मी एंड माई पेशेंट। डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, यस यस, ये लॉ होती है। ये doctors की लॉ दुनिया है में। या नहीं है? देखो इंडिया में लॉ बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ओके, पर वो मेरे एथिक्स है, ठीक है। और सेकंड है, ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है मरीज को कि मेरी बात बाहर नहीं जाएगी, स्पेशली आपके फील्ड में। हाँ, नहीं तो वो इलाज कराने नहीं आएगा। अगर मैं उसकी हिस्ट्री बता दूंगा सारे दोस्तों को, यारों को, बहनों को, भाइयों को, जमाइयों को, तो क्या बचेगी इज्जत उसकी। और हमारे देश में क्या प्रॉब्लम है ना कि न्यूक्लियर फैमिलीज नहीं होती है। कहने को न्यूक्लियर फैमिलीज है, कहने को रह रहे हैं 4 लोग घर के अंदर, पर पूरा खानदान इन्वॉल्व है। एक बार थोड़ी खबर आ गई ना बाहर की इस आदमी को प्रॉब्लम है, तो उसके गांव के कोने तक पहुंच जाएगी, ठीक है, कि यार बसंत दिल्ली गया था, वहाँ उसको ये हो गया, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, वो बस पूरा गांव पता है, मोहल्ले को पता है, सबको पता है। और ये बातें ऐसे फैलती है वाइल्ड फायर की तरह। तो एज अ डॉक्टर इट इज़ माई गारंटी मेरे मरीजों को कि आपकी बात किसी से भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।